उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था, उस्मान बाला खातून का घोड़ा लेकर नए बाजार जाता है और यानीस और सल्फा दौर भी वहाँ मौजूद होते हैं और दूसरी जगह दिलदार और गुंदूस ट्यूगलिस को हिसार के लिए ले जाते हैं और वहाँ मौजूद सांसद चावुश उन्हें देख जाता है। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे नए बाजार में यानी सल्फा दौर और निजामुद्दीन के साथ खड़ा होता है। निजामुद्दीन कहता है हमले के दौरान उस्मान मसला पैदा करेगा। इस पर यानीस कहता है हमले के दौरान उस्मान को मार दो, लेकिन मुझे एदेबाली की बेटी जिंदा चाहिए, हमें जो चाहिए उसे पता चलेगा। इधर बाला खातून और उस्मान घोड़ों के पास खड़े होते हैं। बाला खातून अपने घोड़े को ठीक देखकर बहुत खुश होती है और उस्मान से पूछती है आपने इसका इलाज कैसे किया। इस पर उस्मान कहता है इसका इलाज थोड़ा सा मरहम था और आपके लिए थोड़ा सा प्यार। जब मैंने आपको घोड़े के पास रोते हुए देखा तो मैंने अपने आप से अहद कर लिया था कि जो भी इस खातून को रुलाएगा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। आइगल भी छुप कर उस्मान और बाला खातून को देख रही होती है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। इसी दौरान उस्मान के पास अलीशार का आदमी जोरबा आता है और कहता है आपको अलीशार साहब अपने हवेली में दोस्त के तौर पर खुशामदीद कहना चाहते हैं। यह सुनकर उस्मान कहता है ठीक है। इसके बाद वो बाला खातून के पास आता है और कहता है अलविदा बाला खातून, मैं बहुत जल्द आपसे मिलने आऊंगा। ये कहने के बाद उस्मान जोरबा के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है और आइगुल खातून दीवार के साथ खड़े होकर ज़ारो कितार रोने लगती है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे ट्यूगलिस के लचे सर की गलियों से गुजरा होता है। इसी दौरान सामने से आता हुआ सांसद चावुश उससे टकराता है और कहता है उस्मान साहब ने सलाम भेजा है। ये कहने के बाद सांसद चावुश आगे बढ़ जाता है और ट्यूगलिस अपनी तलवार निकाल कर कहता है रुक जाओ। सांसद चावुश बड़े जबरदस्त अंदाज में पलट कर अपना खंजर हवा में उछालता है जो ट्यूगलिस के सीने में पेवस्त हो जाता है। फिर सांसद से भालू से पड़ते हुए कहता है जैसे बजंतीन में जलील बहुत है ऐसे ही कायू में बहादुर बहुत है। ये कहते साथ ही सांसद अपना खंजर घुमा कर निकाल लेता है और ट्यूगलिस वहीं हलाक हो जाता है। दूसरी तरफ अलीशार अपनी हवेली में बैठा होता है। इसी दौरान वहाँ उस्मान आता है। उस्मान को देखकर अलीशार गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल करता है और कहता है मैंने सुना आपने कुलचैसार किले को बर्बाद कर। इस पर उस्मान कहता है हमारी सांसद की गर्दन के करीब है, वो हमें अपने साय में भी देखेंगे। फिर अलीशार कहता है मैं जानता हूँ कि आपने गवर्नर को नहीं मारा, अगर आपने उसे मारा होता तो किसी की रूह को भी पता ना चलता। आप उस मनहूस किले से आसानी निकल आए। अगर मुझे आप पर जरा बराबर भी शक होता तो मैं बताऊँ जड्डे वाली सरकार के आपके चचा से पहले आपको ढूंढ कर जिंदान में डालता और काजी के सामने पेश करता। यह सुनकर उस्मान कहता है मैं उनको उन्हीं के भुतानों में डुबो दूंगा अलीशार साहब। मैं गवर्नर और अपने भाई ऐबस के कातिलों को तलाश करके उनसे हिसाब बराबर करूंगा। मैं भी मुकदमे की समाअत चाहता हूँ। दूसरी तरफ कुलचैसार किले में दुंदार, गुंदूस और बाकी लोग बैठकर सोफिया के साथ खाना खा रहे होते हैं। दुंदार कहता है पहले जब हम इस दस्तरखान से गए थे तो बहुत पर उम्मीद थे, मुझे अपने दोस्त योर्गो पोलोस की मौत का बहुत ज्यादा अफसोस है। इस पर सोफिया कहते हैं जब मेरे शोहर के कातिल को सजा मिल जाएगी तो हम इस दोस्ती की तजदीद करेंगे। दुंदार था। इसी दौरान एक सिपाही अंदर दाखिल होता है और कहता है बेगम साहब ट्यूगलिस मारा गया। यह सुनकर सब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं और सोफिया खड़े होकर चिल्लाते हुए कहती है ये उस्मान ने ही किया है। गुंदूस कहता है उस्मान तो यहाँ है भी नहीं शहजादी, ये कैसे हो सकता है। इस पर ट्यूगलिस खड़े होकर कहता है यह सिर्फ उस्मान ही कर सकता है। ट्यूगलिस की इस बात पर दुंदार आग बगोला हो जाता है और खड़ा होकर कहता है बस बहुत हो गया, तुम्हारे गवर्नर को भी किले के गद्दारों ने कत्ल किया। यह सुनकर सोफिया कहती है हम इस पर बातचीत अदालत में करेंगे दुंदार साहब। दुंदार कहता है अगर अदालत में भी मेरा भतीजा बेगुनाह साबित हुआ और फिर भी अगर तुमने उससे लड़ना बंद ना किया तो मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा। जंग तो फिर जंग ही से, अमन हुआ तो होगा अमन, ये जान लो तो अच्छा होगा। ये कहने के बाद दुलदार बहादुर और गुंदूस के साथ वहाँ से निकल जाता है। इधर हवेली में अलीशार उस्मान से कहता है तो आपके ख्याल में बामसी साहब के बेटे और गवर्नर के कातिल एक ही है, आप किसी वजह से गवर्नर से बात करने गए थे। इस पर उस्मान कहता है बिल्कुल, मरने से पहले मेरी गवर्नर से बात हुई थी। यह सुनकर अलीशार चौंक जाता है और कहता है फिर आप जो भी जानते हैं मुझे बताएं। तो उस्मान कहता है गवर्नर ने कहा था कि फितने उसके किले से उठ रहे हैं, उसका सिर्फ मुझ पर एतबार था, ना अपनी बीवी पर और ना ही कमांडर कलानोस पर। यह सुनकर अलीशार कहता है जंग करीब है उस्मान साहब, खामोश रहने का वक्त नहीं है। ताइयों और कुलचैसार के दरमियान जंग, सल्जूक और बजंतीन के दरमियान जंग। फिर वो कहता है सोफिया और कलानोस आप पर मुकदमा चलाना चाहते, आप जिंदान से भी भाग गए। इस पर उस्मान कहता है मुकदमा हमारे साथ जमीन पर चलना चाहिए। सोफिया और कलानोस मुकदमे से पहले मुझे मारना चाहते, मैं मुकदमे में साबित करूंगा कि कातिल वो दोनों हैं। जब तक आप सच्चाई के साथ खड़े होंगे डरना उन्हें चाहिए, मुझे नहीं। यह सुनकर अलीशार कमीने का सीना चौड़ा हो जाता है और वो कहता है मैं आपको जुबान देता हूँ उस्मान साहब, मुझे जो भी करना हुआ मैं करूंगा। नाज़रीन, ये अलीशार सिर्फ उस्मान के सामने अच्छा बना है। इसकी करतूत देखकर आपको यकीनन अमीर सादुद्दीन कोपे की याद आएगी। इसके बाद जंगल में आप देखेंगे सल्फा दौर के सिपाही जंगलियों की तरह कह के लगा रहे होते हैं। इसी दौरान वहाँ उनका एक साथी आता है और कहता है कैटालोनिया के बेखौफ बेटो, शहजादा सल्वादोर के शेर दिल जंगजुओ, क्या तुम लोग तैयार हो। इस पर सब लोग एक जुबान होकर कहते हैं हम लोग तैयार हैं, तैयार हैं। फिर वो शख्स कहता है शहजादा सल्वादोर और माले गनीमत हमारा मुंतजिर है। यह सुनकर वो वैश्यों की तरह सल्वादोर करते हैं। इधर जंगल में सांसद चावुश उस्मान और उसके सिपाहियों के साथ खड़े होते हैं। सांसद चावुश उस्मान को किले में देखी गई सारी सूरत हाल से आगाह करते हैं। यह सुनकर उस्मान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है मेरे चचा, मेरे भाई जान बहादुर, तो जिसे सोफिया ने मुझे मारने भेजा था, जो मेरे भाई ऐबस के कातिल तक पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया था, उसे उन्होंने किले भालू के हवाले कर दिया। चचा जान और भाई जान दोनों खेमे में थे, तो बुरान का पीछा करके ट्यूगलिस को छुड़ाने वाला बहादुर है, वो इस गद्दारी की कीमत चुकाएगा। यह सुनकर कर्नल कहता है आप क्या करेंगे उस्मान साहब। तो उस्मान कहता है मैं उन सबसे बेहतर
नाज़रीन इंसाफ करूंगा कौन हो? मैं मुकदमे की समाप्त करूंगा। मेरे गवाह मेरे शहीद भाई आइबस और कत्ल होने वाला गवर्नर योर्गो पोलोस होंगे। मेरे मुकदमे का काजी मेरा गुस्सा और जिल्लात मेरी तलवार होगी। दूसरी तरफ काई किबले में दुंदार साहब और बाकी लोग बहुत खुश बैठे होते हैं। दुंदार साहब कहते हैं ऐसे ही नहीं कहते कि हर बुरी चीज में कुछ अच्छा होता है गुंदूस। इस पर गुंदूस कहता है आप दुरुस्त कहते हैं चचा जान, टिग्रिस की मौत से मेरे भाई की बेगुनाही भी साबित होगी। उस्मान की हिमायत सुनकर जोरा को बहुत तकलीफ होती है और वो कहती है आप बातें अच्छी कर रहे हैं लेकिन जैसा हम सोच रहे हैं अगर उस्मान ऐसा बेगुनाह ना हुआ तो। जोहरा की ये बात सुनकर सब लोग खामोश हो जाते हैं। इधर बुरहान उस्मान से कहता है दुंदार साहब और बहादुर का क्या होगा? तो उस्मान कहता है उनका भी हिसाब होगा। यह सुनकर उस्मान बहुत गुस्से में घोड़े पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो जाता है और सांसद चावश जैसे उसके पीछे जाने लगते हैं तो कौनूर उन्हें रोकते हुए कहता है आप रुक जाए सांसद चावश। और बहादुर कहता है हम उस्मान साहब के साथ हैं, आप फिक्र मत करें। इसके बाद वो दोनों भी उस्मान के पीछे रवाना हो जाते हैं जबकि उस्मान आंधी और तूफान की तरह कबीले की जानिब बढ़ रहा होता है। नाज़रीन इसके बाद नए बाजार में आप देखेंगे गोंचा अपनी दुकान में मिट्टी के बर्तन बना रही होती है। इसी दौरान वहाँ बाला खातून आती है। उन्हें देखकर गोंचा कहती है तुम बहुत खुश लग रही हो बाला खातून। इस पर बाला खातून कहती है मेरी इलाज आ गई है। गोंचा कहती है लगता है कि तुम्हारी खुशी की वजह यह है कि तुम्हारे घोड़े का इलाज उस्मान साहब ने किया है। मैं नहीं जानती कि उनके हाथ में शिफा है लेकिन जिस तरह उन्होंने घोड़े को एक रात में वापस लाया उनके दिल में कुछ जरूर है। यह सुनकर बाला खातून कहती है तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो गोंचा खातून? तो गोंचा कहती है मैंने कैसे आने वाले गाहकों से पूछा है उस्मान साहब की शादी नहीं हुई। इस पर बाला खातून कहती है उस जैसे बहादुर आदमी के कोई न कोई प्यार करने वाला होता है। तो गोंचा कहती है मैंने बहुत बात पूछा उसकी कोई महबूबा भी नहीं है। बाला खातून नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए कहती है तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो गोंचा खातून? तो गोंचा कहती है मैंने देखा कि वो तुम्हें दुकान पर किस तरह देख रहे थे। यह सुनकर बाला खातून उस लम्हे को याद करती है जब वो दुकान के बाहर उस्मान से मिली। ये ख्याल आते ही बाला खातून मुस्कुराने लगती है। इधर सल्फादोर के आदमी बाजार में पहुंच जाते हैं और एक दूसरे को इशारा करने के बाद हर तरफ फैल जाते हैं। इसी दौरान सल्फादोर का एक आदमी बाला खातून के पास आता है और कहता है अस्तबल में एक सफेद घोड़ा है, सुना है वो आपका है, वो अचानक से बीमार हो गया है, आपको उसे देखना चाहिए। यह सुनकर बाला खातून अस्तबल की तरफ दौड़ती है और गोंचा खातून भी उनके पीछे जाती है। बाला खातून जैसे ही अस्तबल के करीब पहुंचती है सल्फादोर के आदमी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। यह देखकर बाला खातून अपना खंजर निकालकर उन पर हमला आवर होती है। इसी दौरान वहाँ गोंचा भी पहुंच जाती है और वह भी बाला खातून के साथ शामिल हो जाती है लेकिन सल्फादोर के आदमी बहुत जल्दी बाला खातून को काबू कर लेते हैं और गोंचा खातून बहादुरी से मुकाबला करते हुए जख्मी होकर जमीन पर गिर जाती है। इसी दौरान वहाँ सल्फादोर आता है और बाला खातून से कहता है तुम बहुत खूबसूरत। इस पर बाला खातून उसके मुंह पर थूक देती है तो सल्फादोर एक जोरदार थप्पड़ बाला खातून के मुंह पर रसीद करता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और सल्फादोर अपने सिपाही से कहता है बाजार पर हमला करके सबको मार दो। यह सुनकर सल्फादोर के आदमी बाजार की जानिब भागते हैं और कुछ सिपाही बाला खातून को घोड़ा गाड़ी पर रखकर ले जाते हैं जबकि जमीन पर पड़ी गोंचा उन्हें देख रही थी। नाज़रीन इसके बाद आप देखेंगे काई कबीले के ढोल बज रहे होते हैं और आंधी और तूफान के मौसम में उस्मान आंधी और तूफान की तरह कबीले में दाखिल होता है और सरदार खेमे के सामने पहुंचकर अपने घोड़े से उतर जाता है। इसके बाद सरदार खेमे के सामने खड़े बहादुर के पास जाता है और अपना खंजर उसके पेट में घोंप देता है। यह देखकर वहाँ मौजूद हर शख्स सिकते में आ जाता है और कोई शख्स आगे बढ़ने की जरूरत नहीं करता। बहादुर कहता है तुम इससे बच नहीं पाओगे उस्मान। इस पर उस्मान कहता है धोखे का कोई बहाना नहीं और गद्दारी की कोई तलाफी नहीं। ये कहने के बाद उस्मान अपना खंजर निकाल लेता है और बहादुर खेमे की सीढ़ी में गिर जाता है। ये देखकर कबीले के लोग कहते हैं आप क्या कर रहे हैं हुजूर? इस पर उस्मान कबीले के लोगों की तरफ बढ़ता है तो बहादुर अपना खंजर निकालकर उस्मान पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन उस्मान उसे थप्पड़ मारकर फिर से जमीन पर पटक देता है और उसकी तलवार लेकर कहता है तुम अभी भी धोखेबाजी कर रहे हो चचा साहब। फिर कबीले के लोगों से बुलंद आवाज में कहता है अब मेरी बात गौर से सुनो, जो भी बदमनी की वजह बनेगा गद्दार बनेगा, जो भी मेरे पीछे गलीज चाले चलेगा, मैं अब्दुल गाजी का बेटा उस्मान उनके मुबारक नशीद की कसम खाता हूँ मैं उस पर रहम नहीं खाऊंगा, सैलाब की तरह बहा ले जाऊंगा, आग की तरह जला दूंगा। मैं उन कानों को काट दूंगा जो मेरी इंतबा को नहीं सुनेंगे और उस जुबान को भी काट दूंगा जो मेरी बात के अलावा कोई और बात करेगी। सुन लो, इसको ऐसे ही जाना जाए और ऐसे ही कहा जाए। दूसरी तरफ सल्फादोर और उसके सिपाही बाला खातून को लेकर जंगल से गुजर रहे होते हैं और एक घुड़सवार ने बाला खातून की रस्सी पकड़ी होती है। बाला खातून रस्सी खींचकर उसे जमीन पर पटक देती है। इस पर वो सिपाही बाला खातून को मारने के लिए बढ़ता है लेकिन बाला खातून उसे लात मारकर फिर से जमीन पर पटक देती है और वो सिपाही गुस्से से पागल हो जाता है और बाला खातून को मारने के लिए जैसे ही बढ़ता है सल्फादोर कहता है इसे हाथ मत लगाओ। यह सुनकर सिपाही रुक जाता है और गुस्से से बाला खातून को खींचता हुआ वहाँ से ले जाता है। इधर काई किबले में उस्मान अपने सिपाही के साथ मौजूद होता है। बहादुर कहता है हुजूर ना इसे दुंदार साहब छोड़ेंगे और ना ही गुंदूज साहब। इस पर उस्मान कहता है अब्दुल गाजी के बेटे उस्मान से जो भी गद्दारी करेगा उसका यही अंजाम होगा। अगर आज अपने खून चचा के बेटे बहादुर को सजा न देता और अगर कल किसी गैर को गद्दारी पर सजा देता तो क्या मेरे लिए अब्बू जान की मेहनत और अम्मी जान का दूध हलाल होता। यह सुनकर तमाम सिपाही अपने सीनों पर हाथ रखकर उस्मान की बात की हिमायत करते हैं। दूसरे खेमे में जोरा बहादुर का इलाज कर रही होती है। बहादुर कहता है उसने मेरी जान लेनी चाहिए अम्मी जान। जोरा कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे बहादुर, परेशान मत हो। नाज़रीन इसके बाद देखेंगे गुंदूज लोहार के साथ अस्लह खाने में मौजूद होता है। इसी दौरान वहाँ एक सिपाही आता है और हड़बड़ाते हुए कहता है हुजूर हुजूर उस्मान साहब ने बहादुर को दुंदार साहब के खेमे के सामने खंजर मारा है। यह सुनकर गुंदूज बहुत परेशान हो जाता है और एकदम से वहाँ से निकल जाता है। इधर जोरा उस्मान के पास आती है और कहती है उस्मान मेरे ख्याल में तुम्हारे हाथ जरा नहीं उठा सकते वरना तुम्हारा सीना खून से लथपथ हो जाता।
عثمان کہتا ہے اگر آپ کے بیٹے جیسی غداری کروں تو جیسا آپ نے کہا ویسا ہی ہو چچی جان۔ اس پر زورا کہتی ہے تمہاری آنکھوں کی خونی پیاس ختم نہیں ہوئی جو اب عباس کے بعد میرے بیٹے بہادر کی باری آ گئی۔ یہ کہنے کے ساتھ وہ عثمان پر خنجر سے حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن گندوز عین وقت پر پہنچ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اس پر زورا کہتی ہے آپ جانتے ہیں گندوز صاحب ہم جان کے بدلے جان اور خون کے بدلے خون کا عہد کرتے ہیں، چھوڑے میرا ہاتھ گندوز صاحب۔ تو گندوز کہتا ہے ظلم کرنا چاہتی ہے یا انصاف چچی جان؟ تو زورا کہتی ہے ہاتھ پیچھے کرو میں بدلا چاہتے ہوں گندوز صاحب۔ یہ سن کر گندوز کہتا ہے کیا آپ کے خیمے میں کوئی مرد نہیں رہا جو آپ کی آواز اتنی بلند ہو رہی ہے زورا خاتون؟ یہ کہہ کر وہ زورا خاتون کے ہاتھ کو جھٹکا دیتا ہے تو ان کے ہاتھ سے خنجر گر جاتا ہے۔ زورا خنجر اٹھاتے ہوئے عثمان سے کہتی ہے یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا عثمان، تم نے میرا خون بہایا تو بدلہ بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر زورا وہاں سے چلی جاتی ہے اور گندوز افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے آخرکار تم نے یہ بھی کر ہی ڈالا عثمان، اب بس عثمان تم کب رکو گے عثمان؟ اس پر عثمان کہتا ہے غداری کا خاتمہ ہی آپ کے بھائی کو روک سکتا ہے بھائی جان۔ یہ سن کر گندوز کہتا ہے تم عقل سے کام نہیں لوگے عثمان۔ اس کے بعد وہ سپاہی سے کہتا ہے سپاہیوں عثمان صاحب کا حوالات میں ڈال دو۔ عثمان ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہے غداری یا پھر غداری کی مدد، میرے نزدیک دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے گندوز صاحب، بڑے بھائی ہیں اس لیے نہیں بلکہ قوانین کی بات کروں گا کیونکہ آپ سپاہ سالار ہیں، آپ سے بھی اس کا حساب لوں گا، یہ بات یاد رہے۔ یہ کہہ کر عثمان سپاہی کے ساتھ زندان کی طرف چلا جاتا ہے اور ادھر بامسی صاحب ایباس کی قبر کے پاس بہت غمگین بیٹھے ہوتے ہیں اور ایباس کو یاد کر کے ان زمینوں کو اپنا وطن بنانے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بامسی صاحب ایباس کی قبر کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں اوے میرے ایباس، زمین اور آسمان بنانے والے اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے انہیں مردہ مت کہو میرے بیٹے، یہ کالی زمین کیسے وطن بنے گی؟ اسی دوران گھوڑے پر سوار ارکوت تیزی کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے، اسے دیکھ کر بامسی صاحب پوچھتے ہیں خیر ہے ارکوت؟ تو ارکوت کہتا ہے جناب عثمان صاحب نے بہادر کو دندار صاحب کے خیمے کے سامنے خنجر مارا ہے۔ یہ سن کر بامسی صاحب پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ارکوت سپاہی کیا کہہ رہے ہو تم؟ اور ارکوت کے جواب سنے بغیر گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے قبرے کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف سپاہی عثمان کو قید والے خیمے میں لے کر جاتے ہیں اور ایک سپاہی کہتا ہے ہمیں معاف کیجیے گا جناب، جو آپ کا حکم ہوگا ہم وہی کریں گے۔ اس پر عثمان کہتا ہے ہر شخص اپنا کام کرے گا میرے بھائیوں، اپنا کام کرنا کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اس کے بعد عثمان اپنے ہتھیار ان کے حوالے کر دیتا اور سپاہی عثمان کو ستون کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی کرولش عثمان کے سیزن 1 کی ایپیسوڈ نمبر 9 کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔